नमस्कार। आपने गौर किया पिछले कुछ दिनों में हमारे देश का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो एक सियासी संवाद है, राजनीतिक चर्चा है, वो धीरे-धीरे चालाकी से शिफ्ट किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, विकास अब सबके साथ नहीं है और सबका विकास भी नहीं हो रहा है, विकास कहीं चला गया है। उसकी जगह पर पूरा नैरेटिव जो आ गया वो हिंदू-मुसलमान पर आ गया है। और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से ध्यान हट जाए, इसलिए मीडिया अब ज़्यादातर ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर दे रहा है। योगी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, पहले 10 घंटे में क्या फ़ैसले लिए, पहले 10 दिन में क्या क्या फ़ैसले लिए, वगैरह वगैरह, ताकि नरेंद्र मोदी से, प्रधान सेवक से ध्यान हट जाए, क्योंकि 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं और दिखाने के नाम पर ज़्यादा है नहीं। अभी पिछले दिनों बड़े ज़ोर शोर से मीडिया में चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में जो रिजर्वेशन था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो रोक दिया है, बंद कर दिया है। हकीकत यह है कि प्राइवेट कॉलेजों में रिजर्वेशन था ही नहीं, लेकिन सब मीडिया वालों ने, ज़्यादातर मीडिया वालों ने इसे चला दिया कि रिजर्वेशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस में रोक दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ एजुकेशन के, Director General Medical Education Dr. V.N. Tripathi told the Times of India that reservation was never a part of the admission process in private sector medical and dental colleges as per the prevalent policy made in 2006. जो नीति बनाई गई थी सन 2006 में, उसके मुताबिक जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, उनमें रिजर्वेशन कभी था ही नहीं। ये कहना है डॉक्टर वी एन त्रिपाठी का, जो एजुकेशन के, शिक्षा के, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। लेकिन उड़ा दिया मीडिया ने। तो पूरा नैरेटिव ही इस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से ध्यान हट जाए, सरकार से ध्यान हट जाए। 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, और जो किया भी है वो भी बुरी तरह से फेल हुआ है। नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला। बहरहाल इसी दौरान जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो नियम है वो लगातार चले जा रहा है। जो समर्थ है, जिसकी कुछ ताकत है उसके पास, जिसे दिल्ली के दरबार का वरद हस्त, प्रश्रय, सरपरस्ती है जिस पर, वो कुछ भी करके हट सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज़ा उदाहरण है श्री श्री रविशंकर का। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने पिछले साल जमुना के किनारे आर्ट ऑफ लिविंग, इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन संस्था, उसका नाम है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया था, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल। 35 लाख लोग आए थे और जमुना के किनारे की जो ज़मीन थी, जहाँ चिड़ियाँ बसती थीं, जहाँ छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ थीं, जहाँ पेड़ थे, उसको बर्बाद कर दिया। एक कमेटी ने मुआयना किया है और उसने ये कहा है कि कम से कम 10 साल लगेंगे इसको वापस ठीक होने में, जो यमुना फ्लड प्लेन्स जिसे कहते हैं। और इस पर जो खर्चा आएगा, ठीक करने का खर्चा, एक अनुमान के मुताबिक 14 करोड़ है, दूसरे के मुताबिक 28 करोड़ आएगा और 10 साल लगेंगे। इन पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जुर्माना लगाया था 5 करोड़ का। इन्होंने वो भी नहीं दिए, 25 लाख रुपए दिए और ये कहा कि 4 करोड़ 75 लाख गारंटी, बैंक गारंटी ले लीजिए आप। मतलब इनकी संस्था के पास अरबों रुपए हैं। 155 तो इनकी ब्रांचें हैं पूरे देश, पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में। और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके ये हेड हैं, जिसके प्रमुख हैं, सब जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही दूसरे गुरु हैं, वो खुद को सदगुरु कहलाते हैं, जग्गी वासुदेव। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। जग्गी वासुदेव ने क्या किया, इनके तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, श्री श्री रविशंकर के जो आयोजन हुआ था वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, उसमें तमाम बड़े नेता गए थे। उसमें प्रधान सेवक भी गए थे, उसमें मंत्री भी गए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए थे, राष्ट्रपति ने जाना था। लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने बहुत सियानापन दिखाते हुए वहाँ जाने से मना कर दिया। जग्गी वासुदेव ने क्या किया, 120 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति बनाई है कोयम्बटूर के उस इलाके में जहाँ पैडी फील्ड्स हैं, जहाँ पर धान के खेत हैं और जहाँ हाथियों का बसेरा है, जहाँ ट्राइबल्स का बसेरा है। मद्रास हाई कोर्ट में जज रहे हरि परनथामन ने कहा है कि इनकी जो फाउंडेशन है, ये सतगुरु की, जग्गी वासुदेव की, ईशा फाउंडेशन नाम है, करीब 13 लाख स्क्वायर फीट इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन्होंने कर रखे, गैर कानूनी निर्माण कर रखे हैं। जो नुकसान हुआ वो अलग से हुआ है। तो इस वक्त ये केस किया गया कि ये मूर्ति भी हटाई जाए, जिसके उद्घाटन के लिए स्वयं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे, और इनसे जुर्माना भी वसूल किया जाए। इन पर एक पहले भी केस चल रहा है
44,000 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्डिंग्स मद्रास हाई कोर्ट ने 2013 में डिमोलिशन का नोटिस दिया था, इसको गिराने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहरहाल किसी ज़माने में जो राजा हुआ करते थे वो इन आध्यात्मिक गुरुओं के पास, चाहे वो सदगुरु हों या श्री श्री हों या असली कुछ और सन्यासी हों, तो राजा लोग इनके आश्रम में जाकर इनके दर्शन किया करते थे, इनको प्रणाम करते थे, इनके चरणों में बैठकर ज्ञान लिया करते थे। अब ये लोग राजा के दरबार में जाते हैं और सरकारी जो होते हैं सम्मान वो भी मंजूर करते हैं। इस वक्त मौका है कुछ कर दिखाने का, 2 साल अभी भी बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ये जो श्री श्री रविशंकर ने नुकसान किया है यमुना फ्लड प्लेन्स का, इसका पूरा खर्चा इनसे वसूल करें, एक मिसाल बन जाएगी। और ख़ुद गए थे सदगुरु जग्गी वासुदेव की शिव जी की मूर्ति का वो उद्घाटन करने के लिए, अनावरण के वक्त आते हुए उन पर जो केसेस चल रहे हैं वो एक्शन इंश्योर करें तो कुछ लगेगा कि हाँ केंद्र सरकार कुछ कर रही है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ के लोगों को बांट दिया और फिर लगातार 200 साल के करीब राज किया। वही फूट डालो राज करो की नीति का असर हुआ कि पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी सामने आई। और वही फूट डालो राज करो की नीति आज भी अपनाई जा रही है, डिवाइड एंड रूल। खीर हमारी, बिरयानी तुम्हारी, भजन हमारे, कव्वाली तुम्हारी, सब कुछ बांट दो। भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, रंग भी बांट दो, जुबान भी बांट दो। हिंदी हमारी, उर्दू तुम्हारी, जबकि उर्दू विशुद्ध भारतीय भाषा है। मैं आपको एक बताऊं, ये जो नारा था मादरे वतन भारत की जय, मादरे वतन उर्दू में, मातृभूमि हिंदी में, मादरे वतन भारत की जय, ये नारा दिया था 1857 में अजीमुल्ला खान ने। जय हिंद ये नारा जो हम लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लगाते हैं स्कूलों में, हम भी बचपन से लगाते आ रहे हैं, जय हिंद आबिद हसन साफरानी का दिया हुआ नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आज़म भगत सिंह का ये बहुत ही मनपसंद नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था हसरत मोहानी साहब ने, ये नारा बनाया था। भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, ये उनका बनाया हुआ नारा था। यूसुफ मेहर अली ने ये नारा भी दिया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन जब आया था जिसमें लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, उनकी शहादत हुई थी, साइमन गो बैक का नारा इन्होंने दिया था यूसुफ मेहर अली ने। फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कविता लिखी 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने। तराना हिंद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलिस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल जिन्हें अलामा इकबाल कहते हैं, ये उनकी कलम से निकला। और सुरैया तैयब जी ने हमारा तिरंगा जो है उसको डिज़ाइन करने में मदद की थी। लोग कहते हैं वेंकैया पिंगलेरम का भी नाम आता है यूँ तो कि तिरंगा उन्होंने डिज़ाइन किया था, लेकिन सुरैया तैयब जी का भी क्लेम है, इस पर दावा है। बहरहाल जो मैं कहने जा रहा हूँ कि उर्दू हम सब की भाषा रही है। ब्रज नारायण चकबस्त, नरेश कुमार शाद, ये वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू में शायरी करी है, बहुत अच्छी अच्छी शायरी करी है, लेकिन उर्दू को दोयम दर्जा दे दिया गया, दूसरा दर्जा दे दिया गया, धीरे धीरे उसको स्कूल के करिकुलम से भी बाहर कर दिया गया। अब ख़ासकर ऐसा नहीं कि मुशायरे नहीं हुआ करते थे, और होते रहे हैं, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी गई, मीडिया में स्पेस नहीं मिला। अब पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से उर्दू का एक ऐसा रिवाइवल हो रहा है जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है। अमूमन वो चीज़ें ज़्यादा चल जाती हैं जो जनता उनको खड़ा करे, सरकारों के प्रोपेगेंडा चलते नहीं हैं ज़्यादा। तो उर्दू का रिवाइवल हो रहा है, चाहे वो जश्न रेख्ता हो दिल्ली में, जश्न बहार हो मुशायरा दिल्ली में, शंकर शाद मुशायरा हुआ करता था। इसी तरह एक हाल ही में एक इवेंट हुआ जिसे रक्षंदा जलील ने किया, ऑर्गेनाइज़ किया ऐवान गालिब में, उर्दू की फेमिनिस्ट पोइट्री, महिलावाद की कविताएं उर्दू में, वो किया। ये भी अपने आप में एक कदम है उर्दू के रिवाइवल का।
देखिए, दिल्ली शहर में उर्दू का रिवाइवल जो है ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें सरकार की तरफ से कहीं कोई किसी भी किस्म की भूमिका या कोई रोल नहीं है, लेकिन ये शौकीन लोगों की तरफ से ये रिवाइवल है। और इस रिवाइवल में ऐसा भी नहीं कि कोई मुसलमानों की कोई संस्था काम कर रही हो या कोई एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हों। इसमें अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले 10 साल में ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा शौकीन लोग थे उर्दू के, या जिनको ऐसा लगता था कि उर्दू ने उनको बहुत कुछ दिया है, अब शायद वक्त ये आ गया है कि उनको भी कुछ देना चाहिए उर्दू को, कि उनकी तरफ से कुछ काम हो रहा है। जैसे कि जश्न रेख्ता दिल्ली में जो फेस्टिवल होता है उर्दू का, मैं समझता हूँ मैंने शायद कहीं नहीं सुना कि ऐसा फेस्टिवल होता हो। मैंने पाकिस्तान में अपने कई दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में भी इतने बड़े लेवल पे जश्न रेख्ता जिस तरह से होता है ऐसा नहीं होता। फिर उसमें हिंदुस्तानी आवाज़, रख्शंदा जलील हैं, संजीव सर्राफ हैं, कामना प्रसाद हैं, एक लंबी लिस्ट है उर्दू में काम करने वालों की, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुशायरा होता है तो कम से कम 15-20 हज़ार लोग होते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं, रात के 12 बजे तक टिकते हैं। ये सब दिल्ली में होता है। और मैं ये दावे से इसलिए कह सकता हूँ, दिल्ली मेरा पुराना शहर है और एक लंबे अरसे से मैंने यहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र रखी है। तो मैं समझता हूँ ये जो रिवाइवल ऑफ उर्दू है, गैर सरकारी तरीके से जो रिवाइवल ऑफ उर्दू है दिल्ली में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व स्तर पर है। मुझे लगता है कि उर्दू में एक दिलचस्पी है, और दिलचस्पी जो है बड़ी डिफ्यूज़ है और मुख्तलिफ़ तरीक़े के लोगों से, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों में है। यंग लोगों में है, उन लोगों में है जो थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में भी है जो उर्दू को उर्दू फ़ारसी रस्मुल ख़त में एक्सेस नहीं करते, बल्कि या तो देवनागरी में या रोमन स्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेस करते हैं। और ये लोग हैं जो इन आजकल जो उर्दू से रिलेटेड प्रोग्रामिंग हो रही है इसकी कोर ऑडियंस हैं। तो मुझे लगता ये है कि इस वक्त कंटेंट जो है वो हमें कंटेंट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंटेंट अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत से लोग हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं, और ये सब लोग खुशी इस बात की है कि ये सब लोग और किसी सरकार से या सरकारी इदारों से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि अपने रिसोर्सेज से ये काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो उर्दू फैल रही है वो इन प्राइवेट इनिशिएटिव्स की वजह से फैल रही है, जो ग्रास रूट इनिशिएटिव्स हैं। ये जैकेट जो मैंने पहनी है, इसे हम बचपन से जवाहर जैकेट के नाम से जानते आए हैं, लेकिन इसे भी हथियार लिया गया। अब इसे मोदी जैकेट कहते हैं। हम लोगों ने कभी भी रंग बिरंगी जैकेट्स नहीं देखी थी। ये पिछले 3 साल में देखने को आ रही हैं कि एक रंग का जो परिवार है, भगवा, उसके अलग अलग रंग जो होते हैं, उसमें संतरी भी शामिल होते हैं, उसमें गहरा भगवा है, हल्का भगवा है, वो जैकेटें पहनकर लोग आते हैं। टेलीविज़न के एंकर्स तक उस रंग की जैकेट्स पहन रहे हैं। उनको तो शायद इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी सन 2014 से थोड़ा अर्सा पहले ही उनके मालिकों द्वारा कि ये रंग पहनो। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न चैनल्स के जो बैंड्स होते हैं, स्क्रोल्स होते हैं, उनके रंग भी भगवा, संतरी, इस तरह के हैं। लोगों ने रंग बदल लिया पिछले 3 साल में, लेकिन अब एक बार फिर टेलीविज़न के एंकर्स काली जैकेट, सलेटी रंग की जैकेट, जवाहर जैकेट, हाँ, हल्के रंग की जैकेटें, वो पहनकर आना शुरू हो गए हैं फिर से। और जो भगवा जैकेट पहनकर आते हैं उनको स्टूडियो से बाहर तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।